हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ स्टेनो के जीके और जीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चन जितने भी आ चुके हैं अब तक। 2017 से मैंने स्टार्ट किए थे पीवाईक्यू लगाना और 2023 तक के मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, अब जो है मैं न्यू पैटर्न के लगा रही हूँ, लेकिन उससे पहले लगाने से पहले जो है मैं इसकी एनालिसिस और रिविज़न करना चाहती हूँ, तो सोचा तुम्हें भी वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, अगर कुछ बेनिफिट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे इंक्लूड किया है जो क्रूशियल है और जो इम्पोर्टेंट है ना, मैंने वही यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, और जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस है ना, वो तो इसमें मैंने अंडरलाइन करा दूंगी मैं, क्योंकि बार बार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो आ रहे हैं इसमें। जैसे कि 2-3 क्वेश्चन मुझे याद भी हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि फर्स्ट ओलंपिक में गोल्ड लाने वाली फर्स्ट फीमेल कौन थी, तो वो थी हमारी कर्णा मल्लेश्वरी। ठीक है, जो कि कौन से ओलंपिक में लेके आई थी मुझे कमेंट में बता देना। दूसरा एक क्वेश्चन ये आया कि जो गरीबी हटाओ नारा कौन से 5 ईयर प्लान में दिया गया था, तो ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। और वित्त आयोग के पहले हेड कौन थे, ये सब क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अब इसको जो है विदाउट डिलेइंग इसको स्टार्ट करते हैं। और जो शोर आ रहा है उसको इग्नोर करना साइड में, क्योंकि तुम्हारे घर में शोर होता होगा, कोई बात नहीं, मैं लाइब्रेरी नहीं जाती, मैं घर पर ही पढ़ती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करना। आगे चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला है वित्त आयोग। क्वेश्चन आया था कि वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, वैधानिक या फिर संवैधानिक, या फिर और भी ऑप्शन थे वहाँ पे। तो ये एक संवैधानिक संस्था है, जो कि इसका उल्लेख आर्टिकल 280 में है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ये फंस सकता है कि जो वित्त आयोग है इसके फर्स्ट हेड कौन थे, तो वो थे हमारे केसी नियोगी। अगर पूछने लगे कि वित्त आयोग जो 16वें नंबर का है उसके हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो वह है हमारे अरविंद पनगड़िया। अगर पूछने लगे 15वें नंबर के कौन है, तो वो है हमारे एनके सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी हमारी 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। और अगर पूछने लगे राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को, यानी कि 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ओके, अब चलते आगे। क्वेश्चन है दूसरा हमारा अर्थशास्त्र में, यानी कि इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें ग्रेशम का नियम होता है एक, उसका मतलब क्या है, ये ग्रेशम का नियम किससे रिलेटेड है, तो ग्रेशम का नियम बताता है हमें कि मुद्रा का हमें डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करना है। ठीक है, ग्रेशम का नियम क्या बताता है हमें, कि मुद्रा का वितरण हमें किस प्रकार से करना है, ये बताता है हमें ग्रेशम का नियम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा फोर्थ, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का फर्स्ट चरण क्या इंगित करता है। जो जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत है, ये क्या कहता है हमें, ये कहता है कि जिस प्रकार से हम जन्म ले रहे हैं उसी प्रकार से हमारी डेथ भी होनी चाहिए, यानी कि जितनी जन्म दर हो रही है उतनी हमारी मृत्यु दर भी होनी चाहिए। ये बोलता है कि ऊंची जन्म दर हो, ऊंची हमारा मृत्यु दर हो। ओके, ये हमारा जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का फर्स्ट चरण कहता है। क्वेश्चन हमारा पाँचवा, किसने कहा है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 32 में लिखा गया है। ठीक है, और इसमें जो है इसको किसने कहा कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है संविधान की हृदय है और आत्मा है, ये कहा था हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था ये हमारा, कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये हमारे संविधान की हृदय और आत्मा है। ये तो क्वेश्चन तुम्हें याद होगा, इजी सा था। आगे चलते हैं। अदालत में किसी व्यक्ति को लापता होने या हिरासत में होने का संदेह करने वाले न्यायालय ने किस याचिका के तहत लिखा है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति लापता हो चुका है या फिर हिरासत में होने का संदेह है, तो वो हम कौन सी याचिका के तहत लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं हम बंदी प्रत्यक्षीकरण में। ओके, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है बहुत सारे यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैं एक दिन में हमारा टारगेट रहेगा कि हम 200 कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन, तो इसलिए हमें जल्दी फास्ट फॉरवर्ड होना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट के रूप में किसने कार्य किया है, इसका मुझे क्वेश्चन बताना, मेरा आंसर बताना कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, कमेंट में बता देना। और इसने पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है ना उसके रूप में किसने कार्य किया है, तो न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह है ना, ये हमारे भारतीय थे। इन्होंने जो है इंटरनेशनल कोर्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में उसके हेड के रूप में कार्य किया है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया, हेड के रूप में काम किया है, तो न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह है वो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यह है हमारे भारतीय संविधान की मूल संरचना जिसे बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा डैश में प्रस्तावित किया गया था। एक आया था हमारा केरल वर्सेस केशवानंद भारती केस। ठीक है, तो ये आया था हमारा 24 अप्रैल 1973 को आया था ये। इसमें 23 जजों की बेंच बैठी थी। इसमें कहा गया था कि जो हमारा संविधान है ना उसमें हम
अमेंडमेंट यानी कि संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल जो संरचना है संविधान की, हमारी मूल ढांचा जो है इसका, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें सिर्फ हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं अपने संविधान में, उसके इसके बेसिक स्ट्रक्चर जो भी बना हुआ है उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये हमारा केशवानंद भारती केस में कहा गया था। और एक बात ये कही गई थी इसमें कि जो हमारी जो प्रस्तावना है ना, वो हमारे संविधान का अंग है या फिर पार्ट है, ये भी इसमें ही कहा गया था। क्वेश्चन ये वाला आ चुका है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का पार्ट है या फिर अंग है, कौन से केस में है ना। तो ये भी हमारा केशवानंद भारती केस में ही कहा गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1909 में मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। जो मार्ले मिंटो सुधार जो भी आया था एक्ट, इसका उद्देश्य क्या था। ये आया था कि हमारी तो अलग मतदान प्रणाली स्टार्ट करो, ये कहा गया था इसमें, किसमें, 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा संसद के कितने सत्र है। तो बजट, शीतकालीन और मानसून, ये हमारे संसद के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से, बजट, शीतकालीन और मानसून। आगे चलते हैं। वैदिक काल में हमारे 8 प्रकार के विवाह है, जिसमें से क्वेश्चन आया था वहाँ पे कि प्रेम विवाह को क्या बोलते हैं। लव मैरिज जो होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम गंधर्व विवाह। अब हम पढ़ लेते हैं कितने टाइप के हमारे विवाह है, ठीक है, यानी कि शादी होती है वैदिक पीरियड में, और उनका नाम क्या क्या थे वो पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। तो ये देखो यहाँ पर है 8 विवाह टाइप है हमारे इन वैदिक पीरियड, ठीक है। पहला हमारा ब्रह्म विवाह, इसमें क्या था कि सेम कास्ट में मैरिज होगी, जो भी अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी चल रही है, ठीक है। तो ये सब बोलते थे हम ब्रह्म विवाह। दूसरा है हमारा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को बोलते थे हम लव मैरिज या फिर प्रेम विवाह, ओके। ये देव विवाह कौन सा है। देव विवाह में क्या था कि जो कन्या के पिता है ना, वो दान में अपनी लड़की को पंडितों या फिर पुरोहितों को दे देते थे, ठीक है। जो भी पंडित है और जो भी पुरोहित या पंडित एक ही है, ठीक है, इनको हम अपनी लड़की दान में दे देते थे देव विवाह में, ठीक है। आर्ष विवाह क्या है हमारा। आर्ष विवाह में क्या है, जो वर यानी कि जो ग्रूम जो दूल्हा होता है ना, उससे गाय का जोड़ा ले लिया और उसको अपनी लड़की जो है दान में दे दी, ठीक है। ये था आर्ष विवाह। प्राजापत्य विवाह में क्या है, विदाउट डोरी, इसमें दहेज नहीं लिया जाता था, ठीक है। किसमें, प्राजापत्य विवाह में दहेज की मनाही थी, दहेज नहीं लिया जाता था, इसमें शादी नॉर्मल कर दी। आसुर विवाह क्या है। आसुर विवाह में धन के बदले मैरिज कर रहे हैं, धन दो लड़की लो, ठीक है। इसमें आसुर विवाह में ये था, ओके। राक्षस विवाह क्या है, कन्या को किडनैप करके, राक्षस नाम में यार छुपा है राक्षस विवाह है, तो कन्या को किडनैप किया और शादी कर ली। और पेशाच, ये तो डरावना सा विवाह लगा, वैसे भी लड़की जब होश में नहीं है उसको उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली, ये था हमारा पेशाच विवाह, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जितने मैंने अभी CHSL MTS है ना, या फिर जो भी हमारा स्टैंड हो गया, क्वेश्चन मैंने मॉक देती हूँ मैं, अभी पेपर देने खैर, लेकिन मैंने फेस कर चुकी क्वेश्चन ये वाले। कौन सा, एक तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, एक नालंदा यूनिवर्सिटी, इन दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं अभी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी धर्मपाल ने, जो कि पाल वंश का था, ठीक है। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त फर्स्ट ने, जो कि गुप्त वंश का शासक था, ठीक है। और जो तक्षशिला है ना, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जो हमारे राम जी थे ना, उनके भाई थे भरत, उनके पुत्र थे तक्ष, उसने की थी हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना, ओके। मुझे पता है इन दोनों की तो तुम्हें बताओगे, लेकिन इसकी थोड़ा कम ही बताओगी, कोई बात नहीं, याद कर लो, ठीक है। अब पूछ रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय किस जर्मन जर्नल का नाम डेजर्ट फॉक्स था, यानी कि जंगली लोमड़ी, किसका नाम था वो कौन था, वो जर्मन का जर्नल था। उस जर्नल का नाम था इरविन रोमेल। क्या नाम था उसका, नाम था इरविन रोमेल। आगे चलते हैं। और गाइस मेरे ना थोड़ी ना गला बैठा हुआ है, तो उसको कुछ मत बोलना कि तेरे तो आदमी जैसी आवाज़ है, अंकल जैसी आवाज़ है, ठीक है। ऐसा कुछ मत बोलोगे तो मुझे गुस्सा आता है फिर। आगे चलते हैं, चलो। किसी संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिला था। सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन मत पढ़ो, बोलती मैं। कौन सी वो संधि हुई थी जिसमें जो ब्रिटिश कंपनी थी EIC था, EIC की तरफ से थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव, और जो मुगल शासक थे हमारा शाह आलम, इन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी, उसका नाम था इलाहाबाद की संधि, जो कि हुई थी 12 अगस्त 1765 को हुई थी। ये संधि हमारी 12 अगस्त 1765 को हमारी इलाहाबाद की संधि हुई थी। किसके बीच में, EIC की तरफ से थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव, और मुगल की तरफ से थे शाह आलम द्वितीय, इनके बीच में हमारी इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसमें यह कहा गया था कि जो बंगाल है, बिहार है और जो उड़ीसा है, जितने भी इनके दीवानी अधिकार है, सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में दे दो, ठीक है। ये इलाहाबाद की संधि में कहा गया था, ओके। आगे चलते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध है हमारा मत्स्य पालन से, ठीक है, मछली पालन से संबंधित हमारा नीला क्रांति से। आपको जो सी भी मोस्ट जो भी क्रांति पूछी जा सकती है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अभी चलते आगे। ये देखो हमारी कृषि क्रांतियाँ। हरित क्रांति
का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। श्वेत का है हमारा दुग्ध उत्पादन से, नीली का है मत्स्य उत्पादन से, भूरी का है हमारा उर्वरक यानी कि खाद से, ठीक है। रजत यानी कि सिल्वर, ये है हमारी अंडा उत्पादन से। पीली का है तिलहन से, कृष्ण का है बायोडीजल से, ठीक है। लाल क्रांति का संबंध है टमाटर या फिर मांस से। गुलाबी का है झींगा मछली से। बादामी का है मसाला, ठीक है, मसाला उत्पादन से। और सुनहरी का है हमारा फल उत्पादन से। और ये हमारा है अमृत, ठीक है। अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। तो ये क्रांति आ सकती है, तो याद कर लेना। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो, या फिर नोट डाउन कर लेना, या फिर कुछ नीड नहीं है तुम्हें ये करने की, मैं पीडीएफ डाल दूंगी, बट तुम्हें शेयर और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मैंने बताया, मैंने यूट्यूब बहुत ज़्यादा ढूंढा है कि कोई किसी ने सारे 2017 से लेकर डाल रखे हो, जितने भी अब तक मॉक पड़े हैं ना स्टेनो के PYQ, वो डाल रखे हो। तो मैं रिवीजन करके जब मॉक दूँ तो थोड़ा सा स्कोर बढ़ेगा, लेकिन नहीं, मुझे कोई भी PDF नहीं मिली ऐसी, कोई भी ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं मिला। थोड़े से PYQ डाल देते हैं, बस काम हो गया। मुझे लगता है ऐसा ठीक है, ठीक है। मैं तो सारे डालती हूँ जितने भी अब तक मैंने कर दिया है। तो ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है, जिसके पास चलेगी उसके लिए ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? मैकमोहन है भारत और चीन के बीच में। अगर पूछने लगे रेड क्लिफ की रेखा किसके बीच में है, तो रेड क्लिफ हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच में। और रेड क्लिफ रेखा को ही हमने बोला है 24वां समांतर, जो कि गुजरात के कच्छ एक जिला है, वहाँ पे पड़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आगे आएगा, 24वां समांतर वाला। अभी पढ़ लेते हैं इसको। हवा की गति को कौन नियंत्रित, कौन कंट्रोल करता है? जो हवा आती है ना, इधर कभी पूर्व में चल रही है, कभी पश्चिम में चल रही है, ठीक है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? ये करता है दाब प्रवणता। अब ये दाब प्रवणता क्या होता है? इसका मतलब है दबाव की, जो हमारा दबाव आ रहा है हवा का, किस दिशा में और किस रफ्तार से बढ़ता है, इसका अर्थ होता है दाब प्रवणता का, ठीक है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? हवा गति को, दाब प्रवणता। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, पृथ्वी के किन 2 परतों, पृथ्वी में क्रस्ट, मेंटल, कोर 3 परतें होती है हमारी, ठीक है। अभी दिखाती हूँ कौन कौन सी परतें होती है हमारी। जैसे कि ये होगी हमारा पृथ्वी, ठीक है। क्रस्ट हो गया, ये क्रस्ट, मेंटल, और हमारा ये हो गया हमारा कोर, ठीक है। तीसरी ये है पूरी क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो ये होती है हमारी सियाल, यानी कि इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, सियाल, ठीक है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ये होती है हमारी सीमा, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ये होती है हमारी नीफे, यानी कि निकल और ये वाला, ठीक है, आयरन। तो ये होता है हमारा इसमें। तो जो ये पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सी वो परत है, ये होती है हमारी मेंटल और कोर, सॉरी क्रस्ट, मेंटल। इन दोनों में पाई जाती है हमारी गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है। तो क्रस्ट है, इसमें नहीं पाई जाती, इन दोनों में पाई जाती है हमारी कौन सी? गुटेनबर्ग असंबद्धता। आगे चलते हैं। ये देखो मेंटल और कोर में, ओके। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन डैश के रूप में संकेत प्राप्त करता है और उसको आगे भेजता है, किसके रूप में? विद्युत संवेग के रूप में। जिस तरीके से करंट हमारा आता है ना, और करंट आगे लाइट भेजता है, इस तरीके से हमारा जो मस्तिष्क का ब्रेन है, इसको भी विद्युत संवेग मिलता है, उसी के थ्रू ये संकेत प्राप्त करता है, उसको आगे भेजता है, किसके थ्रू? विद्युत संवेग के थ्रू। आगे चलते हैं। और हाँ, तो मैं एक बात बताती हूँ, सीक्रेट है ये, कि जो हमारा GK और GS पूछता है ना स्टेनो में, वहाँ से कहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं? एक तो इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो तुम पढ़ते नहीं। दूसरा, पढ़ ली तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन फंसते हैं हमारे इकोनॉमिक्स में से और साइंस से, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन आ गए, ठीक। पॉलिटिक्स आ गए तो ठीक, हम पॉलिटी और हिस्ट्री पे जोर देते हैं, लेकिन वहाँ पे आता है साइंस से पूछता है, वो इको से पूछ रहा है, पर्यावरण से यानी कि एनवायरनमेंट से पूछता है। इनको भी वही सब्जेक्ट को कंप्लीट करो, तब जाके तुम मॉक देना, तुम्हारा स्कोर 100% बढ़ेगा, ठीक है। मेरे भी शुरुआत में पता कितने आते थे नंबर? 98, 95, लेकिन अब जो है ठीक आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं। विटामिन के का काम क्या है? रक्त का थक्का जमाना, यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना हमारा, जैसे अगर हमारा चोट लग कहीं भी तो खून निकलने लगता है, अगर वो खून निकलता रहा तो हमें एक बीमारी होगी, ठीक है। और अगर वो खून जम गया तो वो विटामिन K करता है उसको काम, खून जमाने का काम करता है विटामिन K, ठीक है। और उस बीमारी का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, क्या नाम था, हीमोफीलिया या फिर याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। तो इसको पढ़ते आगे। वंशानुगत विशेषता माता पिता से उनके बच्चों में मुख्य रूप से जीन के माध्यम से आती है, तो पता होगा तुम्हें, जीन के अकॉर्डिंग आती है। लाइसोसोम है ना, जिसे बोलते हैं हम आत्मघाती थैली, ठीक है। जो भी हमारी डेड सेल होती है ये खा जाता है उसको, लाइसोसोम, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन क्या आया था कि जो लाइसोसोम है उसको, लाइसोसोम को उनके डैश की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। इसको लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर एक किण्वक पाया जाता है, कौन सा? हाइड्रोलाइटिक किण्वक पाया जाता है, इसके कारण इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली, ठीक है। यही है जो हमारी डेड सेल को खा जाता है, ठीक है। कौन? हाइड्रोलाइटिक किण्वक, जो कि लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है, इसीलिए बोलते हैं इसको आत्मघाती थैली। आगे चलते हैं।
जहरीले पदार्थों का विसरण शरीर के किस अंग में होता है? अगर हमने कोई भी जहरीला पदार्थ यानी कि मोम या फिर कुछ भी हमने खा लिया ऐसा जो चीज़ टॉक्सिक है एकदम, वो हमारा लीवर जो है उसको क्या कर सकता है? विसरण कर सकता है उसका। ठीक है, आगे चलते हैं। डायाफ्राम, ठीक है, गर्भ निरोधन की एक विधि है जो कहाँ लगाया जाता है? हमारा जो गर्भाशय होता है, ठीक है, जब बेबी होता है उसकी ग्रीवा के ऊपर हमारा लगाया जाता है डायाफ्राम। ओके, आगे चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। ठीक है, ध्वनि कितनी तेज होगी या फिर कितनी मंदी चलेगी, वो हमारी जो है साउंड कितनी तेज होगी या फिर कम होगी, वो हमारी आयाम पर निर्भर करती है। आगे चलते हैं। अब इतना डिटेल में अगर तुम बता लो आयाम क्या होता है तो जाके भैया अपनी फिर वीडियो देखनी पड़ेगी तुम्हें या फिर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। ठीक है, आगे चलते हैं। किस कारण से साबुन के बुलबुले सफ़ेद रोशनी में रंगीन दिखते हैं? हम जब कपड़े धोते हैं, तुमने देखा है जब हम कपड़े धोते रहते हैं तो उसमें जब रेनबो जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो रेनबो कलर के दिखाई देते हैं। वो होता है हमारा व्यक्तिकरण के कारण। किसके कारण? व्यक्तिकरण के कारण हमें दिखाई देता है। ओके, एक सामान्य फ्लोरोसेंट ट्यूब जिसे बोलते हैं प्रदीप्त नलिका में क्या होता है? उसमें पारा का वाष्प होता है। एक ट्यूब होती है उसे बोलते हैं हम फ्लोरेंस ट्यूब। उसमें हमारे जो वो होता है ना पारा होता है, ऐसी चीज़ होता है ना, उसका वाष्प होता है उसके अंदर। किसके अंदर? फ्लोरेंस ट्यूब के अंदर। आगे चलते हैं। जब कोई तेजी से गिरती हुई वस्तु अंततः जमीन तक पहुंचने पर रुक जाती है तो क्या होता है? जब कोई मैं ईंट फेंक रही हूँ ऊपर छत पे से और नीचे गिर रही है वो ईंट, तो उसका वेग जो है ना शून्य यानी कि ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डाटा वेयर हाउस, ठीक है, कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था वाला। डाटा वेयर हाउस हमेशा डैश होता है। क्या होता है? ये विषय उन्मुख होता है। ओके, आगे चलते हैं। हैकर, जो पहले अब तो हम हैकर वर्ड यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज़ करते हैं अब, ठीक है, लेकिन पहले हम हैकर वर्ड सिर्फ एक ही चीज़ के लिए यूज़ करते थे। वो क्या था हमारा? देखो, हैकर वर्ड मूल रूप से किस से जुड़ा था? पहले हम सिर्फ हैकर यूज़ करते थे कंप्यूटर पेशेवर जो जटिल कंप्यूटर समस्या को हल करते थे ना, जो भी कंप्यूटर की जो भी कॉम्प्लेक्स ना प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन कर दिया उन्होंने, सोल्व कर दिया उसको, उन्हीं को बोलते थे पहले हम हैकर। लेकिन अब तो हैकर कौन से है? अब तो हमारे वाइट हैकर भी है, ब्लैक हैकर भी है। ठीक है, वाइट होते हैं अच्छे वाले और ब्लैक होते हैं हमारे बेकार वाले। ओके, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट के यूज़ का कारण क्या है? जो हम फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ करते हैं, किससे करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ करते हैं हम रंग बनाने की क्षमता में। ठीक है, जो फोटोग्राफी हम करते हैं उसमें भैया ब्लैक फोटोकॉपी आती है हमारी, है ना, और या फिर रंगीन आते हैं, वो सोडियम थायोसल्फेट के कारण ही आता है। ओके, आगे चलते हैं। बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी, जो कि 1825 में की थी। किसने? बेंजीन की खोज। देख लो तुम कितने सारे क्वेश्चन साइंस से बन रहे हैं हमारे यहाँ पर। बेंजीन की खोज की थी माइकल फैराडे ने 1825 में। आगे चलते हैं। फोस्जीन, ये आगे दोबारा साइंस क्वेश्चन। फोस्जीन का सामान्य नाम क्या है? इसका नाम है, फोस्जीन को हम बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? फोस्जीन को हम कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं, यानी कि COCl2। ठीक है, COCl2 बोलते हैं हम कार्बोनिल क्लोराइड फोस्जीन को। आगे चलते हैं। गुरुजल या फिर इसको हम हैवी वाटर भी बोलते हैं, डैश द्वारा बना होता है। किसके द्वारा बनता है? जो हमारा हैवी वाटर बनता है ना, ऑक्सीजन में अगर हमने D2O मिला दिया यानी कि ड्यूटेरियम मिला दिया तो हमारा क्या बन जाएगा? हैवी वाटर या फिर गुरुजल बन जाएगा। आगे चलते हैं। पारिस्थितिक, ये जिसे बोलते हैं हम इकोलॉजी इंग्लिश में। वर्ड यूज़ सबसे पहले किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ठीक है, इकोलॉजी वर्ड या फिर पारिस्थितिक वर्ड हमें दिया था किसने? अर्नेस्ट हैकल ने। अगर हम बात करें इकोसिस्टम जिसे बोलते हैं हिंदी में परितंत्र, ये वर्ड किसने दिया? तो ये दिया था हमारे टैंसले ने। आगे चलते हैं। कौन सी योजना भारत सरकार की उड़ान की प्रमुख योजना से संबंधित है? तो जो उड़ान योजना है ना, इसका मतलब था उड़े देश का आम नागरिक चलाई गई थी। ठीक है, नागरिक उड्डयन से इसका संबंध है। आगे चलते हैं। जिज्ञासा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसने किया था? ये CSIR, जिसकी फुल फॉर्म है केंद्रीय विद्यालय संगठन की हेल्प से स्टार्ट किया गया था। इसका ऑब्जेक्ट, उद्देश्य क्या था इसका? जिज्ञासा प्रोग्राम जो लॉन्च किया था उसका ऑब्जेक्ट क्या था? स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं ना से और साइंटिस्ट से जुड़ना, जितने भी साइंटिस्ट हैं हमारे और जितने भी स्कूल के स्टूडेंट हैं उनसे जुड़ना जिज्ञासा प्रोग्राम का उद्देश्य था। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक लैंप की खोज की थी। कहाँ के थे थॉमस अल्वा एडिसन? क्वेश्चन आया था, कहाँ के थे? अमेरिका के साइंटिस्ट थे, अमेरिका के। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लोढ़ा कमेटी, यानी कि इसका संबंध किससे है? लोढ़ा कमेटी का भारतीय क्रिकेट जो बोर्ड है हमारा, ठीक है, उसका जो भी कामकाज है और जो उसका प्रशासनिक ढांचा है उसमें चेंज करने के लिए हमने लोढ़ा कमेटी बनाई गई थी। ओके, होपमैन कप का संबंध किससे है? होपमैन कप देते हैं हम टेनिस में। ओके, अदलान शाह मिलता है हमारा हॉकी में, सुद्रीमन मिलता है बैडमिंटन में, उबेर और एक होता है थॉमस, ये भी बैडमिंटन में मिलते हैं हमारे। ठीक है, ये देखो थॉमस, उबेर मिलता है फीमेल को और मेल को मिलता है हमारा
फीमेल मतलब महिला को मिलता है, मुझे फीमेल और मेल में कन्फ्यूजन होती है हमेशा रोज़ रोज़, तो मैं हिंदी बताती हूँ। उबेर मिलता है हमारा महिलाओं को, और जो थॉमस मिलता है पुरुषों को, लेकिन होते बैडमिंटन के ही है, ठीक है। होपमैन मिलता है हमारा टेनिस में मिलता है हमारा होपमैन, और अजलान मिलता है हमारा हॉकी में, सुधीर मिलता है बैडमिंटन में। आगे चलते हैं। म्यूजिशियन है ये AR रहमान। इनका पुराना नाम क्या था, या फिर पहला नाम क्या था इनका नाम था दिलीप कुमार। ओके। राउफ एक लोक नृत्य है जो कि कहाँ पे हुआ था उत्पादित, ठीक है, ये हुआ था हमारा, इसकी उत्पत्ति हुई थी हमारी जम्मू कश्मीर में, राउफ, ठीक है। सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए ऑस्कर से सम्मानित फर्स्ट भारतीय कौन थे, वो थे हमारे आजीवन उपलब्धि के लिए दिया गया था ऑस्कर अवार्ड किसको, सत्यजीत रे को। कब दिया गया था, 1992 में दिया गया था। और इनको जो आजीवन उपलब्धि के लिए इनको दिया गया था सत्यजीत रे को, और इनको ना एक अवार्ड और मिला है, कौन सा, मानद पुरस्कार भी मिला इनको, कब, 1992 में। किसको, सत्यजीत रे को। इनको आजीवन उपलब्धि के लिए सिनेमा में ऑस्कर अवार्ड दिया गया था पहला, ठीक है, और इनको मानद पुरस्कार दिया गया था 1992 में। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं हमारे। आगे चलते हैं। भारत रत्न प्राप्तकर्ता, अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है, तो पढ़ लेते हैं इनको। पहले तो पढ़ते हैं भारत रत्न की स्टार्ट कब हुई थी। स्टार्टिंग 2 जनवरी 1954 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ओके। डॉक्टर राधाकृष्णन को मिल चुका है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिल चुका है, पंडित भीमसेन जोशी को मिल चुका है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध कौन से घराने से है। एक तो इनका जो ये ख्याल जो है, ये ख्याल से इनका संबंध है, ठीक है। ख्याल टप्पा ये सब ना, डुमरी ये सब क्या है, संगीत शैली है, ठीक है। तो ख्याल संगीत शैली से इनका रिलेशन है, और ये कौन से घराने से संबंधित है, घराना बहुत बार पूछता है, तो इनका घराना कौन सा है, पंडित भीमसेन का किराना घराना इनका है, ठीक है। आज ही मौक में आया था, ठीक है, तो इसलिए बता दिया मैंने तुम्हें। दूसरा है पंडित यह अटल बिहारी को मिल चुका है, मदन मोहन मालवीय जिन्होंने हिंदू बनारस विद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, नेल्सन मंडेला, इन सबको हमारा भारत रत्न मिल चुका है। एक बार रिविजन फिर से करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्ण, वेंकट रमन, भीमसेन जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, इनको मिल चुका है हमारा भारत रत्न। 2 जनवरी 1954 को स्टार्टिंग हुई थी। आगे चलते हैं। अब पढ़ लेते हैं कुछ बुक्स, जैसे कि अ टेल ऑफ टू सिटीज़ किसकी है, चार्ल्स डिकन्स की है। अ सूटेबल बॉय किसकी है, ये हमारी विक्रम सेठ की। आते हैं क्वेश्चन, आते क्या है, PYQ है, पढ़ो सारे पढ़ो। आप ऐसे स्टूडेंट है EM फोस्टर की। सूटेबल बॉय किसकी है, विक्रम सेठ की है। टेल ऑफ टू सिटीज हमारी चार्ल्स डिकन्स की है। कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक में हमारे कितने मेंबर है, 7 मेंबर है। तो कौन सा नहीं है, इसमें ऑप्शन में आया था ना, तो चाइना नहीं है इसमें, बाकी सब है। कौन से, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, इंडिया तो है अपना, म्यांमार भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, थाईलैंड भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में है, लेकिन बनवाया था किसने, भारत ने बनवाया था, ठीक है। पूछ रहा है चाबहार पोर्ट किसने कहाँ पर है, तो ये ईरान में है, लेकिन बनाया था भारत ने हेल्प की थी। ऐसे ही अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट ना, उसका नाम है सूरा, और इसका निर्माण भी किसने करवाया है, ये भी हमारा निर्माण भारत ने ही करवाया है, ठीक है। नदी, भारत और बांग्लादेश, कौन सी नदी है वो जो भारत और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट यानी कि विवाद का कारण है, तो उस नदी का नाम है तिस्ता। और जितने भी अब तक हमने क्वेश्चन करे ना 49 कर लेना कंप्लीट हमने, 49 क्वेश्चन यानी कि 50 मान लो पूरे टोटल। 1-2 क्वेश्चन ऐसे जो हलवे से क्वेश्चन थे छोड़ दिए मैंने, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। ये क्वेश्चन सिर्फ एक यानी कि 2017 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा पेपर GS का उठा लेता है मैंने, ठीक है। तो वो था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, 2017 का सेकेंड पेपर दिया था मैंने, उसके अब 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तुम्हें यहाँ पे सिर्फ 50-60 क्वेश्चन से ऐसा मतलब नहीं रखना, तुम्हें सिर्फ यहाँ पे 200 क्वेश्चन डेली याद करने हैं, ठीक है। और कुछ जो भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा नया बता दूँ उसको भी नोट डाउन करना है। अगर नहीं कर रहे तो PDF मिल जाएगी, बस रिवीजन सुन लो कान लगा के। ऐसा मान लो कि ऑडियो चल रही है, तुम्हें सुन रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। किसे क्रियाशील पूंजी नहीं माना जाता है, पहले तो पढ़ लो कि ये क्रियाशील पूंजी होता क्या है। अगर तुमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो भाई तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। क्रियाशील पूंजी का मतलब है किसी कारोबार के पास, ठीक है, जो भी कारोबार है, जिसका भी कोई भी कारोबार है, उसके पास मौजूद वह रकम जो उसके वर्तमान दायित्व को पूरा करने और परिसंपत्तियाँ खरीदने में हेल्प कर सके या फिर यूज़ की जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्रियाशील पूंजी। तो वो भवन नहीं है, ठीक है, बाकी सब चीज़ें थी। आगे चलते हैं। डैश बेरोजगारी तब होती है जब व्यक्ति वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरियां नहीं ढूंढ पाता, तो होती है हमारी मौसमी, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया कि अभी जो है मैं काम कर रही हूँ, वीवो की कंपनी में काम कर रही हूँ मैं, ठीक है।
और अभी जो है मुझे वहाँ पे थोड़ा सा सैलरी वगैरह का अच्छा नहीं लग रहा सिस्टम, तो मैंने वहाँ से छोड़ दी और मैं जाना चाहती हूँ रियलमी या फिर किसी भी, है ना, ओप्पो की कंपनी में जाना चाहती हूँ मैं। तो जो अभी मुझे ओप्पो की कंपनी में लगने में टाइम है मेरे जॉब में, और मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दिया वीवो से, तो जो अभी मैं बेरोजगार हूँ ना, मैं वो मौसमी बेरोजगारी जी रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से। भारत के शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन देखो, भारत के शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी औसत कैलोरी स्वीकृत है, यानी कि जो शहरी जो अर्बन क्षेत्र होते हैं ना, अर्बन एरिया है, उसके अंदर कितनी प्रति व्यक्ति कैलोरीज हमें चाहिए, तो वो चाहिए हमारे 2100। अगर बात करें गांव की, तो गांव में चाहिए हमें 2400 कैलोरी, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि गांव में बहुत ज़्यादा लोग खेती बाड़ी करते हैं, है ना, काम ज़्यादा करते हैं, आई मीन शहर के अकॉर्डिंग, ठीक है, खेत वेत जोतते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं ना, तो इसीलिए जो है हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए उनको खाना पीना अच्छी मात्रा में चाहिए, तो वो 2400 कैलोरी खाते हैं और हम 2100 कैलोरी खाते हैं, ऐसे याद कर लो उसको, ठीक है। चलो, अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, रबी की फसल खरीफ की फसल कौन कौन सी है। देखो, रबी की फसल हमेशा सर्दी यानी कि सर्दियों में बोई जाती है, और ये अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है, ठीक है, और काट लिया जाता है इसको अप्रैल और जून में। कौन कौन सी फसल है जो बहुत ज़्यादा आती है? गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, अलसी। इनको पढ़ो मत, इनको दिमाग में जैसे बोलती हूँ मैं गेहूँ, तो गेहूँ पर तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए। गेहूँ अच्छा है, तो रबी फसल है, सर्दी में बोई जाती है। जौ अच्छा है, जौ तो मैंने देखी है, जौ हम नवरात्रों में बोते हैं, है ना, हरे हरे से बड़े बड़े उग जाते हैं वो, फिर हम दशहरा के दिन हम अपने भाई के कान पे रखते हैं उनको, नौरतों को, ठीक है। तो ये हमारी जौ, ये भी हमारी सर्दी में बोई जाती है। मटर जो हम खाते हैं, ये भी हमारी सर्दी में बोई जाती है, रबी फसल है। चना, ये भी सर्दी में बोया जाता है। सरसों, है ना, ये भी हम सर्दी में बोते हैं। अलसी, ये भी हम सर्दी में बोते हैं। बाकी सब तो हमारी जितनी बची अब सारी खरीफ हो जाएगी। और जितनी हमारी सैलड है ना, सैलड, उनको बोलते हैं हम जायद फसलें, जैसे खीरा, ककड़ी, है ना, तरबूज, खरबूज, ये सब होते हैं ना, ये होती है हमारी जायद फसलें। पहले खरीफ फसलें बोती है। खरीफ जब ये सर्दी में बोई जा रही है, तो ये गर्मी में बोई जाएगी ओबियसली से, ठीक है। तो ये हमारी इनकी बुआई होती है जून जुलाई में, जब कड़ी गर्मी पड़ती रहती है एकदम, और कटती कब है? अक्टूबर में, जब ठंडी आ जाती है। कौन कौन सी है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, इसे बोलते हैं हम अरहर दाल होती है हमारी। मूंग, उड़द, कपास, जूट और मूंगफली, ये हमारी रबी की फसल खरीफ की फसल है। आगे चलते हैं। पीएम के अलावा निम्न में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो प्रेसिडेंट है जो पीएम के अलावा वो किसी की भी नियुक्ति कर सकता है, ओके। कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है? वो करता है, आई मीन प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? वो दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई, ठीक है, यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि ग्राम पंचायत भंग हो जाती है, तो कितने महीने के अंदर उसका चुनाव हो जाना चाहिए? अगले वो 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं, पढ़ लो क्वेश्चन। यदि ग्राम पंचायत भंग हो जाती है या विघटित हो जाती है, तो अगला चुनाव कितनी अवधि के भीतर किया जाना चाहिए? 6 मंथ, ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से संवर्धित सूची में लाया गया? देखो, जो पहले जो शिक्षा था ना, वो राज्य सूची का विषय था, लेकिन राज्य सूची से निकाल के उसको संवर्धित सूची में डाल दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट होता? वो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता, उसके थ्रू ये जो है हमने शिक्षा को राज्य से संवर्ती में डाल दिया गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजी तिलक ने कौन सा पत्र स्टार्ट किया था, समाचार पत्र? तो वो था हमारा केसरी, ठीक है, द बंगाल केसरी। कौन सा राजवंश ऐहोल शिलालेख से संबंधित है? कौन सा वंश है वो जिसका संबंध ऐहोल से है? तो वह है चालुक्य राजवंश। और जो ऐहोल शिलालेख जो लिखा गया था ना, ठीक है, शिलालेख मतलब जो पत्थर पर हमने लेख लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वो है शिलालेख। तो इसका ऐहोल शिलालेख का संबंध है किससे? चालुक्य राजवंश से। चालुक्य राजवंश के बारे में लिखा गया है हमारा ऐहोल शिलालेख में। और लिखा किसने था? ये रवि कीर्ति ने लिखा था ये किसने? कौन सा लिखा था? ऐहोल शिलालेख। और रवि कीर्ति कौन है? ये वही है जो पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि था ये कौन? रवि कीर्ति, जिसने ऐहोल शिलालेख लिखा था, जिसमें हमें चालुक्य राजवंश की जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। मौर्य वंश के बाद कौन मगध की गद्दी पर बैठा था? वो था हमारा शुंग राजवंश, जो कि मौर्य वंश का लास्ट शासक कौन था? बृहद्रथ था। उसको मार दिया किसने? पुष्यमित्र शुंग। जो कौन था ये पुष्यमित्र शुंग? बृहद्रथ का ही मंत्री था ये, ठीक है। और उसने उसको मार दिया और फिर अपने शुंग वंश की स्थापना कर ली थी। और ये इन्होंने जो है ये ब्राह्मण था, ठीक है। आगे चलते हैं। मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य को राजधानी मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य को मुगल साम्राज्य की है ये
मुगल शासक कौन था वो जिसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी थी? वो थे हमारे शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ थे जिसने अपनी मुगल साम्राज्य की कैपिटल आगरा से दिल्ली बना ली थी अपनी कैपिटल। ठीक है, सलाल बांध, क्वेश्चन ये भी आता है कि दिल्ली कैपिटल कब बनी थी? दिल्ली कैपिटल बनी थी हमारी 1911 में। ठीक है, और दिल्ली दरबार भी हमारा 1911 में बना था। आगे चलते हैं। सलाल बांध जो कि चिनाब नदी पर है, कहाँ पे सलाल बांध? सलाल बांध हमारे चिनाब नदी पर। चिनाब का क्वेश्चन आया था मेरे में आज कि चिनाब का जो है नाम क्या था पहला, तो वो था अस्कनी। ठीक है, आज के मॉक में आया था ये वाला, जो मैंने आज का 2023 का 4th मॉक दिया है। ठीक है, उसमें आया था ये वाला आज। जल संचय विधि यूज़ इन राजस्थान, वो जल संचय मतलब जल को इकट्ठा करने की विधि कौन कौन सी है जो राजस्थान में यूज़ होती है, और कौन कौन सी नहीं है जो नहीं होती यूज़। तो पहले पढ़ेंगे हम जो यूज़ होती है राजस्थान में कौन कौन सी है। वो है खड़ीन, जोड़, जोड़ तुम देखो जहाँ पे भैंस नहाती है, जोड़ होता है, आई मीन तालाब की तरह होता है, उसको बोलते हैं जोड़, गाँव में होता है वो। जोड़, खड़ीन, टंका ये राजस्थान में यूज़ होती है। ठीक है, गुल्स और कुल्स राजस्थान में यूज़ नहीं होती। तो वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन वैसे आया था कि जल संचय विधि जो राजस्थान में यूज़ नहीं होती, तो वो थी गुल से कुल्स। ठीक है, बस आगे चलते हैं। पृथ्वी पर 1 डिग्री रेखांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर है? पृथ्वी पर 1 डिग्री रेखांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो वो होती है 111 किलोमीटर की। मैं एक बार एक चार्ट बना लेती हूँ, 2 मिनट। यहाँ पर देखो, मैंने तुम्हें ये बताना था। ठीक है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, और ये देखो जो ये वाली रेखा होती है हमारी, ये होती है हमारी देशांतर। ठीक है, और जो इनके बीच की दूरी होती है इसको बोलते हैं हम क्या? जो ये दूरी है देशांतर के बीच की जो ये होती है इसको बोलते हैं हम क्या? गोरे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? गोरे बोलते हैं। और इनके बीच में गैप कितना होता है, कितनी दूरी होती है, कितनों किलोमीटर की दूरी होती है? ये होती है हमारी 111.32 किलोमीटर। अगर बात करें हम ऐसी अक्षांश की, तो ये होती है हमारी ये वाली जो आ रही है अक्षांश ऐसे। ठीक है, ये होती है अक्षांश। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? इनके बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। क्वेश्चन यही आया था वहाँ पे कि अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? इसकी दूरी होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम कटिम। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं कटिम, कटिबंध। ओके, कटिबंध बोलते हैं, फिर कटिम बोल दो। दूसरा, देशांतर के क्या बोलते हैं हम? बीच की दूरी को बोलते हैं हम गोरे। तो अगर वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आ गया तो तुम ये भी कर देना। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। पृथ्वी पर 1 डिग्री रेखांश की दूरी में से किसके बराबर होती है? रेखांश या फिर अक्षांश? 111 किलोमीटर। आगे चलते हैं, थोड़ा जूम करो उसको। पृथ्वी पर महाद्वीप का विस्तार क्षेत्र का परसेंट क्या है? तो वो अगर पूछने लगे कि हमें क्वेश्चन ऐसा आया था कि पृथ्वी पर महाद्वीप का परसेंट कितना है, कितना परसेंट महाद्वीप है हमारी पृथ्वी पर, तो 29 से 30% हमारी महाद्वीप है। ठीक है, पृथ्वी पर। आगे चलते हैं, अब तुम खुद देख सकते हो साइंस से और एनवायरनमेंट से, इको से कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो तुम्हें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन फंसे हो तुम्हारे अब तक। ठीक है, तो पढ़ लो, अब देख लो। किसने जीवित कोशिका के लिए पहली बार प्रोटोप्लाज्म वर्ड का यूज़ किया था? इसने क्वेश्चन ये नहीं पूछा यहाँ पे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। अब मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगी यहाँ से, तुम्हें देखो। जीवित कोशिका की खोज पहले बोलते हैं सिंपल, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, वृक्ष के कॉर्क में। अगर पूछने लगे जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो थी लीवन हॉक ने की थी। ठीक है, अगर अभी पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जीवित कोशिका के लिए पहली बार वर्ड यूज़ किया था कौन सा? प्रोटोप्लाज्म। किसने किया था ये वर्ड यूज़? जीव द्रव्य है, ये क्या था? पुरकिंजन है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमस ने की थी, याद होगा, अच्छी बात है। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने 1925 में। आगे चलते हैं, ये हमारा स्वस्थतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था? स्वस्थतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। अब ये सिद्धांत है क्या, पढ़ लेना खुद से, अगर नहीं पता तो फिर क्वेश्चन याद कर लो ऐसी कैसी। स्वस्थतम का उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी है जो कि टिटसी मक्खी के काटने से होती है। ठीक है, अगर टिटसी मक्खी तुम्हें काट ले तो स्लीपिंग सिकनेस बीमारी हो जाएगी। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरुविक एसिड होता है। ओके, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम जो उत्पाद है वो होता है पायरुविक एसिड। टिश्यू, जिसके टिश्यू, वो कौन सा टिश्यू है जिसके टिश्यू सघन कोशिका द्रव्य है, पतली सेलुलोज और प्रमुख रिक्तिका से बने होते हैं? वो है विभाज्य उत्तक। विभाज्य उत्तक एक ऐसा टिश्यू है जिसका जो टिश्यू है ना वो कोशिका द्रव्य के और पतली सेलुलोज भित्ति के बने होते हैं, रिक्तिका से बने होते हैं, वो होते हैं हमारे विभाज्य उत्तक। ठोस में किस प्रकार की तरंग फैल सकती है? जो ठोस होता है ना, सॉलिड होता है। ठीक है, ठोस यानी कि सॉलिड, उसमें कौन कौन सी तरंग फैल सकती है? उसमें दोनों फैल सकती है, अनुप्रस्थ भी और अनुदैर्ध्य भी। ठीक है, दोनों तरंग उसमें फैल सकती है। न्यूटन मीटर, अब एक साथ कितने सारे क्वेश्चन आ गए जी उसके साइंस के, खुद देख लो तुम।
मैंने अलग से छाट के लिखे कि जीएस के अलग, आई मीन हिस्ट्री का अलग लिख रही हूँ, पॉलिटिकल अलग लिख रही हूँ, सीरियल वाइज लिखे हैं मैंने, जैसे जैसे क्वेश्चन वहाँ पे आए हैं, ठीक है। न्यूटन मीटर यानी इसे बोलते हैं एनमीटर, इसकी इकाई क्या है, वो है हमारी बल, ठीक है। आगे चलते हैं। एक बैरल जिसे यूएस तेल बोलते हैं, ठीक है, में कितने लीटर होते हैं, इसमें होता है 100, ये हमारा 159 लीटर होते हैं इसमें, ठीक है। और इसको जाने दो अभी, ठीक है। तो 159 लीटर होते हैं एक बैरल में, ठीक है। और ये हम इंटरनेशनल स्तर पर, है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इसको जो है तेल मापने के लिए, पेट्रोल डीजल जो भी है इनको यूज़ करते हैं नापने के लिए बैरल का, ठीक है। बैरल को बीबीएल से डिनोट करती है, ठीक है। मीट्रिक यानी कि हॉर्स पावर यानी फिर अश्व शक्ति में कितने वोट होते हैं, तो ये होते हैं 746 वोट। क्वेश्चन आ चुका है, देख लो। हाइड्रोजन के कितने स्वाभाविक रूप से पैदा होने वाले आइसोटोप है, हाइड्रोजन के 3 होते हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ये ड्यूटेरियम वही है जिसको हम ऑक्सीजन में मिला के गुरु जल या फिर हैवी वाटर बनाते हैं, ठीक है। ट्रीटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ओके, स्वाभाविक रूप से। फर्स्ट मानव निर्मित प्लास्टिक कौन, उस प्लास्टिक का नाम क्या है जो पहली ह्यूमन ने बनाई थी, जो ऊष्मा का कुचालक है, यानी कि हमें उससे करंट नहीं लग सकता, वो कौन सी होती है प्लास्टिक, बैकलाइट, ठीक है। और वल्लीकरण के माध्यम से रबड़ बनाने की खोज किसने की थी, ठीक है। हम पहले तो क्वेश्चन ऐसे दो तरफ से क्वेश्चन बनता है हमारा। एक तो यहाँ से कि जो रबड़ है ना, रबड़ बनाने की विधि कौन सी है, तो वह हमारी वल्लीकरण की माध्यम से बनाते हैं हम, ठीक है। और किसने बनाई थी, चार्ल्स गुडईयर ने, ठीक है। चार्ल्स गुडईयर ने हमारी वल्लीकरण के माध्यम से रबड़ बनाने की खोज की थी, ठीक है, चार्ल्स गुडईयर ने। कौन जैविक पर्यावरण का घटक नहीं है, तो वह है पानी। स्टैंड में आया है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आया घुमा फिरा कर, सीपीओ में 2020 में आया था ये वाला। कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, दोनों में डिफरेंस है, देखो। कौन जैविक पर्यावरण का घटक नहीं है, वह है पानी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है, ये पूछ रहा है पर्यावरण का और ये पूछ रहा है जैविक पर्यावरण का, ठीक है। ये सिंपल पर्यावरण का पूछ रहा है, ये पूछ रहा है जैविक पर्यावरण का। कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है, वह है मृदा, मिट्टी। और कौन सा जैविक पर्यावरण का घटक नहीं है, वह पानी। दोनों को रट्टे मार के जाना, ठीक है। आगे चलते हैं। 1950 और 1960 के दशक में किस देश के लोग पारा प्रदूषण से संबंधित बीमारी मिनीमाता से प्रभावित हुए थे। एक तो क्वेश्चन हमें ये पता चल गया कि मिनीमाता होती है पारा से, HG से होती है, ठीक है, डिसीज है ये। और ये कहाँ के हुए थे लोग, उन्हें 50-60 के दशक में प्रभावित, जापान में। अब देखो क्या है, मिनीमाता जापान के पश्चिम तट पर एक शहर है, ठीक है। वहीं पे जो है HG से लोग जो है, HG से प्रदूषण हो रहा था वहाँ पे, और उससे मिनीमाता रोग हो गया था उनके अंदर, इसीलिए जो है हमने मिनीमाता उसका नाम डिसीज़ पड़ गया था, ठीक है। भारत निर्माण योजना 2005 में आई थी, ठीक है। और 16 दिसंबर को आई थी ये वाली, ठीक है। 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण योजना आई थी। इसका ऑब्जेक्ट क्या था, उद्देश्य क्या था, भारत का हम निर्माण करेंगे, 2005 में आई थी 16 दिसंबर को। ऑब्जेक्ट क्या था इसका, रूरल एरिया में आधारभूत ढांचा और कनेक्टिविटी डेवलप करना, जो भी ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर जो भी इसका स्ट्रक्चर है ना, बेसिक स्ट्रक्चर है, और जो भी इसका कनेक्टिविटी है, कैसे कनेक्ट हो लोगों से, हम कैसे उसका विकास करें, ये भारत निर्माण का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। और ये हरियाणा सिविल सर्विस में एग्जाम में आया था, ठीक है, ये वाला। लेकिन ये वाला भारत निर्माण योजना आया था हमारे वाले एग्जाम में, स्टैनो वाले में, ओके। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, उद्देश्य क्या है इसका, देखो उद्देश्य तो आया था हरियाणा सिविल सर्विस में, और निर्माण इसका भारत निर्माण योजना का सन पूछा कि कब आई थी, ये हमारे वाले में आया था 2005 वाले में, आई मीन हमारे स्टैनो वाले में आया था कि अभी इसका निर्माण हुआ था 2005 में, और ऑब्जेक्ट था इसका हरियाणा वाले सिविल सर्विस एग्जाम में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य क्या है, अब हमारे वाले एग्जाम में आया है कि जो दीनदयाल उपाध्याय है उसका योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसका उद्देश्य है जो ग्रामीण युवा है उनसे जुड़ना और उनको क्या करना, उनको प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध करवाना या फिर प्रशिक्षित करवाना, ठीक है। 15 से 35 साल की आयु के जो भी युवा है उनको शिक्षित करवाना या फिर लक्षित करवाना, टारगेट करना, उनको कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, उनको ट्रेनिंग के माध्यम से उनको क्या करना, रोजगार देना। स्टार्टिंग हुई थी 25 सितंबर 2014 को। कौन, दीनदयाल उपाध्याय जो योजना आई थी कौशल विकास योजना,
इसकी स्टार्टिंग हुई थी 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को हुई थी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। और भारत निर्माण योजना आई थी 2005 में 16 दिसंबर को। ओके, आगे चलते हैं। विद्युत प्रतिरोध की खोज की थी किसने? जीएस ओम ने की थी खोज इसकी। ओके, आगे चलते हैं। 1942 में एनरिको फर्मी ने निम्न में से किसकी खोज की थी? एनरिको फर्मी की जहाँ भी बात आ जाए, परमाणु रिएक्टर की खोज की थी उन्होंने, ठीक है, 1942 में, बस सन याद कर लो। फर्मी ने परमाणु रिएक्टर की खोज की थी 1942 में। और परमाणु बम जिसे बोलते हैं एटम बम, एटम बम की खोज की थी हमारी रॉबर्ट ओपनहाइमर ने, ठीक है, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने की थी। गोल्फ के प्लेयर है हमारे टाइगर वुड्स, इनका संबंध कौन से देश से है? तो ये यूएसए के है। कौन? टाइगर वुड्स। और कौन सा गेम खेलते हैं ये? गोल्फ खेलते हैं। आगे चलते हैं। वेलिंगटन ट्रॉफी देते हैं हम बोट रोइंग में, ठीक है, बोट रोइंग एक गेम होता है, उसमें हम वेलिंगटन ट्रॉफी देते हैं। कुछ ट्रॉफियाँ और पढ़ लेते हैं। अभी हम पढ़ के आए थे आगा खा कप, है ना, तो वो किस में देते हैं? हम हॉकी में देते हैं। ऐसे ही पढ़ ले थोड़े से और पढ़ते हैं। थॉमस कप या फिर उबेर कप बैडमिंटन का है। सुदर्शन कप भी हमारा बैडमिंटन का है। दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, रणजी, ईरानी, दिलीप क्रिकेट की है। संतोष कप, डुरंड कप, रोवर्स कप फुटबॉल का है। अभी ये वाला आएगा आगे, ठीक है। डेविस कप, होपमैन कप टेनिस का है, ठीक है। वर्धमान कप भारोत्तोलन का है, वेटलिफ्टिंग का है, ठीक है। और ध्यानचंद अजलान शाह कप बैटन कप हॉकी का है हमारा। राइडर कप गोल्फ का है और पोलो का भी है। आगे चलते हैं। मलखम्ब डांस है, एक लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का है। आगे चलते हैं। महाकाव्य महाभारत में कितने अध्याय या फिर पर्व है? देखो जो महाभारत है, जो ये महाभारत है ना हमारी, ठीक है, इसमें हमारे 18 पर्व है और इसमें 100 उपपर्व है, लेकिन हमारे में पूछा था सिर्फ पर्व, तो हमें आंसर लगाना था 18, ठीक है। और अगर उपपर्व की बात करें तो वो 100 है। और ये इसके राइटर कौन है महाभारत के? वह है महर्षि कृष्ण देवप्यान वेद व्यास ने लिखी थी ये, ठीक है। और महाभारत का फारसी में ट्रांसलेट किसने किया था? ये क्या था? बदायूनी ने। और इसका नाम पड़ गया था रजमनामा। क्या? महाभारत का नाम पड़ गया था रजमनामा और बदायूनी ने इसका ट्रांसलेट किया था, ठीक है। बदायूनी और फेजिनी ने दोनों ने किया था। भारत के साथ 70 वर्षों के द्विपक्षीय संबंधों को पूरा करने के लिए हाल ही में किस देश ने सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा जारी किया था? ये याद कर लो, रूस का है। ख्याल ही तो 2017 का करंट का क्वेश्चन था, लेकिन याद कर लो, मतलब ये हमारा जीके से रिलेटेड है, तो इसको भी याद कर लो, मैंने लिख लेता है, ठीक है। भारत और क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा का संबंध किससे है? तो भैया ये रूस से संबंधित है, ठीक है। बस भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा, जिसको हम 24वां समंदर भी बोलते हैं, जो कि गुजरात के कच्छ में पड़ता है। आगे चलते हैं। मैंने बोलता ना आगे क्वेश्चन आगे ये रहा। किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक कौन सा है? मतलब किसी भी देश का अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका संकेत क्या है? किससे पता चलता है कि किसी देश का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा? वो पता चलता है हमें पर कैपिटा इनकम से, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय से पता चलता है हमें ये। अंत्योदय अन्न योजना जिसे बोलते हैं AAY, ठीक है, ये हुई थी लॉन्च 2000 में। ओके, 2000 में आई थी हमारी अंत्योदय। और दीनदयाल वाली का हुई थी हमारी 25 सितंबर 2014 को। ओके, और वो वाली कब हुई थी हमारी भारत निर्माण योजना 16 दिसंबर 2005 में स्टार्टिंग हुई थी। तो ऐसे याद करते हो, चलो टिप्स पे। ओके, आगे चलते हैं। डैश एक भुगतान है जिसे सरकार किसी उत्पादक को किसी उत्पाद के बाजार मूल्य की पूर्ति के लिए प्रदान करती है, वह सब्सिडी। सब्सिडी एक भुगतान है जिसे गवर्नमेंट जो है हमारी किसी उत्पादक को, जैसे हमें प्रोड्यूसर है ना हम, तो उसको हमारे किसी उत्पाद के बाजार मूल्य की पूर्ति करने के लिए हमें दे देती है सब्सिडी। फर्स्ट बार विधायिका में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की अनुमति किसने दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1909। जो ये 1909 का मार्लियामेंटो एक्ट आया था ना, इसमें एक तो अलग मतदान प्रणाली की स्टार्टिंग की गई थी, और एक इसमें क्या गई थी? फर्स्ट बार विधायिका में निर्वाचित प्रतिनिधि स्टार्ट होता, ये भी इसमें कहा था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। और क्वेश्चन यहाँ से एक ये वाला आता है कि जब जो हमारी कांग्रेस बनी थी हमारी, तो उसके इस समय हमारे वायसराय कौन थे? तो वो थे डफरिन, याद कर लेना, ठीक है। बिहार के बोध गया में फर्स्ट महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? बिहार में पड़ता है हमारा कौन सा महाबोधि मंदिर? ये बनवाया था हमारा सम्राट अशोक ने। और ये जो महाबोधि मंदिर है ना, 2002 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो चुका है। अब हमारे कितने रामसर साइट है बता देना मुझे क्वेश्चन और कमेंट में, ठीक है। निम्न भारतीय इमारत या स्मारक में से किस किस के निर्माण में इस्लामी सिद्धांत और अलग कृतियाँ को अपनाया गया है? कौन सी वो मस्जिद है या फिर कौन सा वो
इमारत है जिसमें इस्लाम के सिद्धांत, जितने भी रूल्स होते हैं इस्लाम के और जितने भी अलंकृत होती है, ठीक है, इनको अपनाया गया है, तो वो हमारी कौन सी मस्जिद है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में हमारी जितने भी इस्लाम सिद्धांत है ना उसको अपनाया गया है। ओके, निम्न में से कौन सा एक लौह खनिज नहीं है? तो वो है टंगस्टन। टंगस्टन लौह का खनिज नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। निम्न में से किस खेत में पेट्रोलियम खनिज का निर्माण नहीं होता? अब देखो, पहले हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम खनिज का निर्माण कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है, ये पढ़ेंगे पहले हम, बाद में पढ़ेंगे कहाँ पे नहीं होता। देखो कहाँ पे होता है, डिगबोई जो असम पड़ता है, जगह असम में है डिगबोई, यहाँ पे होता है पेट्रोलियम का निर्माण हमारा। बॉम्बे हाईवे जो कि मुंबई में पड़ता है, यहाँ पे भी होता है पेट्रोलियम का निर्माण। ये कृष्णा रिवर है हमारी, है ना, ये कहाँ पड़ती है? डेल्टा, कृष्णा रिवर और डेल्टा, यहाँ पे भी हमारी पेट्रोल का निर्माण होता है। बॉम्बे हाई में, डिगबोई में और कृष्णा रिवर डेल्टा में हमारा पेट्रोल का निर्माण होता है। लेकिन नर्मदा नदी में, नर्मदा नदी का जो डेल्टा है ना, वहाँ पे पेट्रोल का खनिज का निर्माण नहीं होता। ओके, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं स्टेट और पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ पर पेट्रोल उत्पादन होता है। देखो, असम के डिगबोई में होता है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी डेल्टा में होता है, गोदावरी घाटी में, ठीक है, गुजरात के खंबात और कच्छ में भी होता है, महाराष्ट्र के मुंबई हाई में होता है, तमिलनाडु के कावेरी घाटी में भी पेट्रोल का निर्माण होता है। कहाँ पे? डिगबोई में, कृष्णा गोदावरी घाटी में, खंबात और कच्छ में, मुंबई में और कावेरी घाटी में। ओके, आगे चलते हैं। कौन सा देश प्राकृतिक गैस का एक बड़ा उत्पादक नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका है जो नेचुरल गैस को प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन कौन कौन से देश करते हैं आप उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड में शीर्ष प्राकृतिक गैस उत्पादक है कौन कौन से? यूएसए सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यूएसए, रसिया, जो भी डेवलप कंट्री है ना वो करती है, जैसे कि यूएसए हो गया, रसिया, ईरान हो गया, है ना, कतर, कैपिटल क्या है? दोहा, ईरान की क्या है? तेहरान, ठीक है, कनाडा हो गया जिसकी कैपिटल क्या है? ओटावा, चाइना की क्या है? बीजिंग, यूरोपीय संघ, कितने मेंबर इसमें? 27 मेंबर है। ओके, ये सब, तो ये सब जो है हमारे कौन कौन क्या करते हैं? ये नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करने में फर्स्ट नंबर पर है कौन? यूएसए, रसिया, ईरान, कतर, कनाडा, चाइना, यूरोपीय संघ, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है, और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर। ओके, दाल का उत्पादन करने वाले पौधों को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है? इनको बोलते हैं जो भी दाल को, जैसे अरहर की दाल होगी, मूंग की दाल होगी, है ना, काली दाल जो भी होगी, ये जो भी दाल का प्रोड्यूस करते हैं पौधे, उन पौधों को हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम लेग्यूमिनोसे। क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनोसे बोलते हैं उन पौधों को हम, लेग्यूमिनोसे। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उत्पाद है? वो है ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के थ्रू हमें क्या मिलता है? जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो हमें क्या देते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं वो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रेस्पिरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि क्या मापेगा? हमारा रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन दर। बस, तो ये है, तो क्वेश्चन याद हो जाएगा। पौधों के माध्यमिक विकास के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? कौन सा वो टिश्यू है जो पौधों के विकास के लिए, माध्यमिक विकास के लिए जिम्मेदार है? वो है हमारा कैम्बियम टिश्यू। कौन सा टिश्यू? कैम्बियम टिश्यू। आगे चलते हैं। निम्न में से क्या केवल पौधों की कोशिका में मौजूद होता है? क्या चीज़ है वो जो सिर्फ पौधों के अंदर होता है, यानी कि एनिमल में नहीं होता? वह है कोशिका भित्ति और हरित लवक, ठीक है। सिर्फ किस में होता है? ये होता है सिर्फ केवल पौधों में, प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं पाया जाता हमारा। कौन? कोशिका भित्ति और हरित लवक। इजी सा क्वेश्चन याद कर लो। निम्न में से कौन सी विधि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगाने से बचाने के लिए उचित है? अगर फ्राइंग पैन हमारा लोहे का, उसको जंग लगाने से बचाना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा? जिंक का लेप या फिर परत चढ़ा दो उसको, ठीक है, उसके ऊपर। बस, प्रकाश डैश नामक छोटे कणों से बनता है। जो हमारा प्रकाश, लाइट जो बनती है ना, वो फोटोन नामक छोटे कणों से बनता है। ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है, यानी कि सेमीकंडक्टर नहीं है? तो वह हमारा क्रिप्टोन। क्रिप्टोन क्या है? क्रिप्टोन नोबेल गैस का एलिमेंट है, एलिमेंट मेंबर है, ना कि सेमीकंडक्टर का। क्रिप्टोन जो है नोबेल गैस का एलिमेंट है। ओके, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो वो होती है 0.24 ग्राम कैलोरी होती है 1 जूल में, ठीक है। निम्न में से क्या मेगाबाइट में मापा जाता है? मेगाबाइट से क्या मापते हैं हम? कंप्यूटर मेमोरी क्षमता, कंप्यूटर की जो मेमोरी कैपेसिटी कितनी है वो मापते हैं हम, ठीक है। निम्न में से कौन से रसायन का यूज़ कृंतकनाशक के रूप में किया जाता है? तो जिंक सल्फाइड का यूज़ करते हैं हम, कृंतक यानी कि कीटनाशक में यूज़ करते हैं हम, किसका? जिंक सल्फाइड का। और सोडियम थाइसल्फाइड का यूज़ करते हैं किस में करते हैं हम? फोटोग्राफी में, ठीक है, रंग बनाने में। सिरका में कौन सा अम्ल होता है हमारा? एसिटिक एसिड होता है। दही में होता है लैक्टिक एसिड। इमली में होता है टार्टरिक एसिड। और आगे चलते हैं। भारत और अन्यंत्र बायोमास डैश से प्राप्त किया जाता है?
है ना। भारत में जो भी हम बायोमास बनाते हैं या फिर जो भी बनाते हैं हम खाद वगैरह, किससे बनती है हमारी? मूंगफली के गोले से, ठीक है, और गन्ने के खोई से और चावल का छिलके से बनते हैं हमारे कौन? बायोमास या फिर अन्यत्र बनते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम उद्देश्य भी पढ़ के आए थे हम, AAY, ठीक है, 2000 में आई थी ये। तो इसने पूछा, अब इसका पूछ लिया उन्होंने उद्देश्य, पहले तो पूछा कब आई थी, अब पूछ लिया उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्या था इसका। तो उसका ऑब्जेक्टिव था सबसे गरीब व्यक्तियों की हेल्प करना। ओके बस। 1928 में खोजा गया सर CV रमन प्रभाव। संबंध किससे है इसका? इसका संबंध है प्रकाशिकी से संबंधित है। इसका संबंध किससे? CV रमन का संबंध है प्रकाशी से। ठीक है, आगे चलते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड देते हैं हम किसको? कोच को देते हैं। ठीक है, कोच को, जो हमें ट्रेन करता है। ठीक है। ओलंपिक में फर्स्ट फीमेल विजेता कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। यही क्वेश्चन है वो जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, हर पेपर में, MTS में देख लो, CHSL में देख लो और स्टेनो में देख लो, बार बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। मुगल गार्डन है ना, अभी हम यहाँ पे घूमने गए थे, जब फरवरी में ये ओपन होता है, फरवरी से मार्च में ये ना जनता के लिए, पब्लिक के लिए ओपन रहता है फ्री में ही। ठीक है, टिकट होता है इसका, तब जा सकते हैं वो घूमने के लिए वहाँ पे हम। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में बना हुआ है ये। तो मुगल गार्डन आया था वहाँ पे। मुगल गार्डन कब से कब तक खुला रहता है? तो फरवरी से मार्च में ये पब्लिक के लिए ओपन रहता है। ओके। नोबल अवार्ड नहीं जीता, किसने जीता? गांधी जी ने और नेहरू जी ने नोबल अवार्ड नहीं जीता है। ठीक है। गोल्डमैन अवार्ड का संबंध किस में दिया जाता है? गोल्डमैन जो हम अवार्ड देते हैं किसको देते हैं? ये देते हैं हम एनवायरनमेंट में। ठीक है, एनवायरनमेंट में, इनके वातावरण में देते हैं। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन बुक के राइटर कौन है? ये APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, मेरी जो जर्नी है, कि जितने भी सपने हैं वो सब एक्शन में बदल चुके हैं, ये APJ अब्दुल कलाम की बुक है। सार्क का फर्स्ट शिखर सम्मेलन कहाँ पे होता? ढाका में होता। ओके। और पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल PM फीमेल कौन थी? वो थी बेनजीर भुट्टो। ओके। नेपाल में गंडक नदी किस नाम से जानी जाती है? इसको बोलते हैं हम, नेपाल में जो गंडक नदी बहती है ना, उसको बोलते हैं हम नारायणी। ओके, आगे चलते हैं। ओके, भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके साइन होते हैं? इसमें RBI के गवर्नर के नहीं होते। ठीक है, RBI के गवर्नर तो सिर्फ जो नोटों पे साइन करता है। ठीक है, लेकिन जो 1 रुपये का नोट है सिर्फ, उस पर सिर्फ वित्त सचिव साइन करता है। बाकी सारे नोटों पर RBI के गवर्नर के साइन होते हैं, लेकिन सिर्फ 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का साइन होता है। याद रखना क्वेश्चन। भारत में गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है? खपत की गई कैलोरी से, कितनी कैलोरी उन्होंने खाई है, कितनी नहीं खाई। ठीक है, कैलोरी के हिसाब से वो खा रहे हैं नहीं खा रहे, उसके थ्रू हम जो है गरीबी रेखा, यानी कि BPL में है वो या फिर BPL में नहीं है, वो हम उसकी गणना कैलकुलेशन करते हैं। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो वह वन जो है संवर्धित सूची का हिस्सा है। ठीक है, और संवर्धित सूची में कितने हमारे कॉन्क्रीट लिस्ट में हमारे कितने विषय है, कितने सब्जेक्ट है? 97 विषय है। ओके। पार्लियामेंट कैसा ही है। रेलवे, अब हम पढ़ते हैं अभी हम जो ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, इसमें इसके संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल है? रेलवे का काम संघ सूची में शामिल है। विदेशी ऋण और विदेशी मामले के कुछ विषय भी इसमें शामिल है जो संघ सूची में शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी गाइस। संसद में आमतौर पर एक विधेयक कितनी बार पढ़ा जा सकता है? जो हम बिल पास करते हैं अपना पार्लियामेंट में, वो बिल कितनी बार पढ़ा जा सकता है या फिर पास किया जा सकता है? तो वो 3 बार है। पढ़ा जा सकता है, पास नहीं, पढ़ा जा सकता है। तो 3 बार हम जो भी बिल हमने पास किया है उसको हम 3 बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, पास तो होनी है खैर अभी वो। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता साझा करने का एक अच्छा उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो वह बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार है ना, ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो भी हमारे पास विभिन्न सामाजिक समूह है उसके बीच में सत्ता को हम साझा कर सकते हैं। यहीं से उठाया गया ये बेल्जियम की सामुदायिक सरकार से। आगे चलते हैं। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का काम कौन संभालता है? ठीक है, राज्यसभा का सभापति नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति संभालेगा, बस इसी सी बात है। जनहित याचिका जिसे बोलते हैं PIL की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? जो PIL है हमारी जनहित याचिका है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, किसकी कहाँ पे हुई थी? USA में हुई थी 1960 के दशक में। ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख है सबसे ज़्यादा बार? तो वह सिंधु नदी का। ओके, अगर तुमने मेरी हिस्ट्री की क्लास ली होगी तो पता होगा, अदरवाइज नहीं पता होगा। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था हमारा विजय स्तंभ का निर्माण। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में वास्तुकला और मूर्तिकला के द्रविड़ शैली को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पल्लव वंश को। जो दक्षिण भारत है हमारा, ऐसा भारत है हमारा, जो दक्षिण भारत है ना, इसमें हमारा किसने वास्तुकला और मूर्तिकला को विकास किया है? किसने, कौन से वंश ने? तो वह पल्लव वंश ने। बुडापेस्ट जो कि हंगरी कैपिटल है, किस नदी के किनारे है? तो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है हमारी। ठीक है। पंजाब और हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहर। पंजाब है और जो हरियाणा है यहाँ पे सिंचाई किसके थ्रू होती है? तो नहर के थ्रू यहाँ पे सिंचाई होती है। ठीक है।
डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन चीन और भारत के बीच में है। रेड क्लिफ और 2400 समांतर भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और डूरंड है हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। दक्कन और शून्य रेखा किसके बीच में है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा, ठीक है। दक्कन जाल का निर्माण मुख्य रूप से किससे हुआ है? दक्कन जो जाल बनाया हमारा बोसाल्ट और लावा के प्रवाह से बना है, ठीक है। जो बोसाल्ट चट्टानें थी और जो लावा था पिघल पिघल के हमारे दक्कन जाल बन चुका है, ठीक है। दक्कन ट्रैप बोलते हैं इसको। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस जारी की जाती है? CO2। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो CO2 है ना, हमें क्या करता है, गैस की जारी की जाती है, तो CO2 वो क्या जारी करता है, ठीक है। किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाना। किसी कमी के कारण होता है? विटामिन B12 के कारण होता है, जिसे बोलते हैं हम रिबोफ्लाविन बोलते हैं हम विटामिन B12 को, ठीक है। और विटामिन 9 के कारण भी हमारा एनीमिया होता है। हमारा विटामिन 9 और विटामिन B12 इन दोनों के कारण हमारा एनीमिया होता है। अभी पढ़ लेते हैं हम कौन सी कमी के कारण कौन सा होता है रोग और उसका नाम क्या है साइंटिफिक। विटामिन A का साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल, जिसकी कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। और विटामिन B1 का नाम है थायमिन और इसकी कमी से होता है बेरी। विटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से होता है हमारा स्कर्वी रोग, ठीक है। विटामिन D का नाम हमारा कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से होता है हमारा हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। बच्चों को हम बोलते हैं रिकेटस, बूढ़ों में बोलते हैं हम ऑस्टियोमलेसिस, ठीक है। विटामिन के को बोलते हैं हम फिलोक्विनोन, ठीक है। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक है, खून बहता रहता है। विटामिन B12 है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें त्वचा फटने लग जाती है हमारी, ठीक है। और इसमें रिबोफ्लाविन बोलते हैं इसको। आगे चलते हैं, एक बार चेक कर लेना विटामिन 2 है या फिर विटामिन B12 है, पता नहीं, मुझे देख लेना इसको, ठीक है। कौन बॉडी के डिफरेंट पार्ट में हार्ट तक देखो कौन है वो जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट तक ब्लड को पहुंचाता है, ठीक है। जो भी हाथ है पैर है ना, यहाँ से खून ले जाएगा और हार्ट में जाके भर देगा। कौन? सिरा, ठीक है। और हार्ट से यानी कि हमारे हार्ट से पूरे बॉडी में हाथ पैर में भर देगा। कौन है वो? धमनी, हमारे खून को ये धमनी करती है काम। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो 146 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो होती है हैजा। इसकी ट्रिक क्या है? GST पंडित का टीका, है ना। GST पंडित का टीका या फिर काटी, है ना। GST पंडित का टीका मान लो बस। GST में G मतलब गोनेरियो, S मतलब सिफिलिस, T मतलब टाइफाइड, इसको हम मियादी बुखारी बोलते हैं, इसको हम आतज्वारी बोलते हैं, ठीक है। P से प्लेग, D से डिप्थीरिया, T से तपेदिक यानी कि TB, K से काली खांसी और T से टिटेनस, ठीक है। आगे चलते हैं। वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है? जिसे बोलते हैं वायरस मतलब विषाणु से होने वाली कौन सी बीमारी है हमारी? इसकी ट्रिक है रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। पीछे को बोल लो, पीछे को बोल सकते हो तुम POH, ठीक है। तो इसकी ट्रिक ये है रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। तो ट्रिक क्या है? R से रेबीज़, ख से खसरा, है से हर्पिस, में से मेनिंजाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, टी से ट्रैकोमा, करके कुछ नहीं है ऐसी। पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से है छोटी माता, डी से है डेंगू, गै से है गलसोद जिसमें गला सूज जाता है ना, ई से इन्फ्लुएंजा मेरे को बोलने यार, समझ लो तुम खुद ही। आगे चलते हैं। किडनी का कार्य क्या है? किडनी का काम क्या है? जो हमारी किडनी होती है उसका काम है, किडनी को बोलते हैं गुर्दा। गुर्दे का प्राथमिक कार्य है मूत्र बनाना, यानी कि यूरिन जो बनाता है ना हमारा, किडनी बनाती है और शुद्ध करती है हमारे जो भी है, ठीक है। किडनी जो है सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन जैसे मिनरल्स जो भी हमारे खनिज होते हैं ना वो कंट्रोल करती है। किडनी एक हार्मोन रिलीज़ करती है जो बॉडी में पानी और नमक को कंट्रोल करता है और हमारे BP कंट्रोल रहता है उससे, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में नमक की मात्रा कम होगी तो हमारे क्या हो सकता है, आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होगी तो हमारा गला सूज सकता है, गला सूज बीमारी सकती है हमारी, ठीक है। अगर कमी होगी तो हमें क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी आ जाएगी हमारे अंदर, ठीक है। तो इसलिए कंट्रोल करने के लिए हमारी किडनी काम करती है, पानी में नमक को मात्रा को कंट्रोल करती है किडनी। किस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? ठोस व्यक्ति में। तुम जोर से किसी मेटल में कुछ चीज़ मार के देखो, आवाज़ आएगी टन दसी बहुत जोर की, ठीक है। तो वो बोलता है ध्वनि में किस में अधिक होती है? तो ठोस में होती है। जल्दी से करो क्योंकि 1 घंटा होने वाला है, 58 मिनट हो चुके हैं इसलिए, ठीक है। अब लास्ट चल रही है बस। इसे बोलते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर किसको मापता है? दाब को मापता है, ठीक है। तो गाइस बस आज की वीडियो में 150 करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। और अगर तुम एक दिन में 150 क्वेश्चन याद कर रहे हो इसी तरीके से तो वेल एंड गुड है। आगे भी सीरीज कंटिन्यू करूँगी अगर तुम मुझे लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, ठीक है। तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।